Hello, Pradeep sir. Welcome to our podcast. So, audience, basically, Mr. Pradeep Suryavanshi is SEBI registered research analyst. तो आजकल प्रदीप सर हमारे ना ऑडियंस को एक डाउट आ रहा है एंड ऑडियंस परेशान भी काफ़ी है कि इंडियन मार्केट ना बहुत अनसर्टेन चल रहा है जबकि ग्लोबल मार्केट स्टेडी परफॉर्मेंस दे रहा है एंड चाइनीज मार्केट तो आप देख ही रहे हो भाग रहा है बट हमारा ही मार्केट क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है? आदित्य देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से जो भी कुछ हुआ है और स्पेशली जो लोग पिछले 3-4 साल में या पिछले 5 साल में मार्केट में एंटर हुए हैं, इस टाइप का एक्सपीरियंस उन्होंने पहली बार देखा है हाँ, कि कंटिन्यूअसली मार्केट टूट रहा है। हाँ, मार्केट पिछले 5 साल में 1-2 बार और टूटा है, बट वो जो टूटने का जो मोमेंटम था डाउन का और फिर रिवर्सल का, वो बहुत फास्ट होता था। तो लोगों को समझ में नहीं आता था। कंटिन्यूअसली ये 1 महीने की जो मंदी आई है, ये पिछले आई थिंक 5 साल में ये पहली बार आई पहली है। बार। और जो अभी नया ट्रेडर घुसा है, हाँ, हम्म, जो पिछले 10-15 साल से मार्केट में उसने ऐसे कई इवेंट देखे हैं, तो वो शायद उतना नहीं परेशान है। बट स्पेशली जो पिछले 4-5 साल में लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए कोई नई चीज़ है। सही है। इसके ना मेन हम कुछ रीज़न पे डिस्कशन कर सकते हैं। एक इनका सबसे बड़ा रीज़न है एफआई की सेलिंग। लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट वर्किंग डे ऑफ अक्टूबर में एफआई अप्रोक्सीमेट 98,000 करोड़ टू 1 लाख करोड़ का स्टॉक अपना बेच चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों बेच रहे हैं, क्या इंडिया में कुछ इशू है? नहीं, आपको मैं इसका बहुत एक सही और एक, अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे, चाइनीज मार्केट टूट रहे थे और इंडियन मार्केट भाग रहे थे। राइट, आपने देखा होगा। अब जो कुछ पैसा चाइना से, बिकॉज चाइनीज मार्केट उस टाइम पे अनसर्टेन थे, अनसस्टेनेबल थे, तो कई बड़े बड़े एफआईज ने चाइना से पैसा निकालकर इंडिया में मूव किया था। तो ये जो पैसा अभी निकल रहा है, बेसिकली ये चाइना का पैसा है जो वापस वहां पे मूव कर रहा है। बिकॉज इस पूरे ट्रांजिशन में हुआ क्या है, चाइनीज मार्केट बहुत सस्ते हो गए। ठीक है, अभी चाइनीज मार्केट इंडिया से ऑलमोस्ट हाफ वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और चाइनीज गवर्नमेंट अब बेल आउट अनाउंस कर रही है और चाइनीज गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है अपने मार्केट को बचाने के लिए और वहां पे थोड़ा रिकवरी के साइन दिख भी रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में कंटिन्यूसली चाइनीज मार्केट नए हाई बना रहे हैं, बट अभी भी वो एज कम्पेयर टू इंडिया के वैल्यूएशन से बहुत सस्ते हैं। तो सर यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आस्क करना चाहूँगा आपसे कि अभी जैसे चाइना पैसा वापस निकाल के चाइना के इकोनॉमी में पैसा जा रहा है। नहीं, चाइना पैसा नहीं निकाल रहा है, ये एफआई हैं जो यूएस के भी हैं, यूरोपियन भी हैं, जापानीज एफआईज भी हैं और अदर कंट्रीज के भी हैं। इन्होंने पैसा चाइना में पहले बेचा है, इंडिया को बाय किया है। अब उनको क्या लगने लगा है कि इंडियन मार्केट बहुत महंगे हो गए हैं, अब वो इंडियन मार्केट में स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके वो वापस मूव बैक कर रहे हैं चाइना की। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है। इन फ्यूचर वो पैसा वापस भी आएगा जब यहाँ का मार्केट बिल्कुल पॉइंट पे आ जाएगा। ये होता है। देखिए, एफआईआईज मेजरली पैसा इमर्जिंग मार्केट में डालते हैं और हमको पता है इस टाइम पे वर्ल्ड की जो टॉप 2 इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो इंडिया और चाइना है। और आप पिछले 10-20 साल का डेटा भी देखेंगे तो इन दो कंट्रीज में एफआई का पैसा बहुत मूव करता है। हम अगर अपने आप को देखें तो सपोज मैं रिलायंस बाय करता हूँ, कभी एलएनटी बाय करता हूँ, जब मुझे रिलायंस सस्ता लगता है तो एलएनटी बेच के मैं रिलायंस बाय कर लेता हूँ। आप वही कंसीडर करो कि फॉर एग्जांपल चाइना रिलायंस है, इंडिया एलएनटी है। राइट, अभी एलएनटी बहुत भाग गया है, रिलायंस सस्ता है, तो मैं एलएनटी से प्रॉफिट बुक करके रिलायंस बाय कर रहा हूँ। जब रिलायंस महंगा हो जाएगा मैं रिलायंस में प्रॉफिट बुक करके, और एलएनटी सस्ता हो जाएगा एलएनटी में मूव करूंगा। तो चाइना के लिए ना ये सारी कंट्रीज आप समझ लो वो उनके लिए एक डेस्टिनेशन है, उनके लिए एक स्टॉक है, उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट का एक जगह है। ठीक है, तो वो एज ए कंट्री इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग जैसे स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं, वो एज ए कंट्री इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे सर आपने कहा कि एफआई पैसा निकाल रहे हैं, बिल्कुल, तो ऐसे सिनेरियो में क्या हमारी भी थिंकिंग पैसा निकालने की होनी चाहिए या डालने की होनी चाहिए? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोगों को थ्योरेटिकल पता सबको है कि लोग बात भी करते हैं कि बाय ऑन फियर, सेल ऑन ग्रीड, बट लोग ग्रीड पे ही बाय करते हैं। अभी हुआ क्या है, देखिए, कोई भी आप अपने आप को आप अज्यूम कीजिए कि मेरे पे बहुत पैसा है और मैंने एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया है।
अब जब बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है, अब मैं उस बड़े पोर्टफोलियो को जब मार्केट में बेचने जाऊंगा, जब भी मैं कोई बड़ी सेलिंग करूंगा, अगर सामने मुझे बायर नहीं मिलेगा तो मार्केट टूटेगा। अब अगर इस टाइम पर एफआईएस के लिए ये बहुत, मैं इन्वेस्टर साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर साइकोलॉजी की, वो लोग सोचते हैं, हम बोल सकते हैं कि आपको ट्रैप किया जाता है कि आप बाय करो, आपको ग्रीड में लाया जाता है, और जैसे ही उनको लगता है कि मुझे मार्केट में बायर मिल गया है, उनका पर्पस है कि मुझे मार्केट में बायर बनाना है ताकि मैं अपने हाई वैल्यू स्टॉक को उस बायर को बेच सकूं। अभी हुआ यही है, जो मार्केट सडनली आपने देखा होगा अगस्त और सितंबर में मार्केट थोड़ा सा टूट के फिर एकदम से शूट अप करके मार्केट इतना अनएक्सपेक्टेड शूट अप किया कि 26,000 को भी क्रॉस कर गया। वहां पे कई जगह से ये हम इसको मार्केट की भाषा में बोलते हैं आवाजें आ रही हैं, कई जगह से ये आवाजें आने लगी थी कि भाई ये तो अब 30,000 पे जाके रुकेगा, इंडियन मार्केट टूट ही नहीं रहा है। ठीक है, आपके दिमाग के साथ खेला, आपके सेंटिमेंट के साथ खेल के 26,000 के ऊपर ले जाकर बहुत बड़ी सेलिंग की गई। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप किसी तरीके से मार्केट को चला सकते हो, ठीक है, चलाना वर्ड मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज वो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, राइट, वो इलीगल नहीं है। ठीक है, मार्केट एक गेम है, ठीक है, ट्रेडिंग एक गेम है, इन्वेस्टिंग गेम नहीं है। इन्वेस्टिंग एक स्ट्रेटजी है बट ट्रेडिंग एक गेम है। अब जब उस गेम में है तो वो सामने वाले प्लेयर को ट्रैप करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे आपने बोला कि क्या मुझे भी बेचना चाहिए, अब अगर आप ट्रैप हो गए हैं, देखिए, अब अगर आप पे पैसे नहीं है नीचे रखने के, या अगर आपने लीवरेज में बाइंग की है, लीवरेज आप समझते हैं कि आप पे पैसा नहीं है, आप उधार लेके बाय कर रहे हो, तो सॉरी, आपको लॉस बुक कहीं ना कहीं करना पड़ेगा बिकॉज लीवरेज की एक लिमिट होती है। बट अगर आप पे पैसा है, बिलीव ऑन इंडियन स्टोरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बुल मार्केट के रनिंग करेक्शन है। हमको बिल्कुल नहीं टेंशन करना, फंस गए हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमें वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। हमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे ट्रस्ट रखना है। ये आज निकले हैं, कल वापस आ जाएंगे, एफआई का यही काम है। और अभी भी मैं देखूं इंडियन मार्केट 6-7% ही टूटे हुए हैं, तो इसमें क्या घबराना। हाँ, कई लोगों के शेयर ज्यादा टूट गए हैं, बट हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप पे कचड़ा है। अगर कचड़ा है तो उसका कोई कुछ नहीं बोल सकता, बट अगर आप पे वैल्यू शेयर है तो किस बात की टेंशन है। जस्ट वेट, बहुत आप देखो, मार्केट जल्दी ही आपको कुछ दिन में आपको रिकवरी दिखा देगा। इसके बाद दूसरा रीजन आ रहा है जो मार्केट में एफआई के बाद है, हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग उतनी नहीं आ रही है जो एक्सपेक्टेड थी। ओवरऑल इस क्वार्टर की कॉर्पोरेट अर्निंग 5 to 7% के ग्रोथ ही दिखाया, अगर मैं उन सारी अर्निंग को ऐड करके करूं। और ये जो आई थिंक लास्ट 16 क्वार्टर का सबसे वीकेस्ट क्वार्टर रहा है। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि हमारे मार्केट ऑलरेडी, मैंने भी जैसे आपको बताया कि आपके मार्केट सडनली कई सालों से नहीं टूटे हुए थे, कई जगह बबल बन रहे थे, तो ऑलरेडी हमारे मार्केट बहुत महंगे थे। जब इतने महंगे मार्केट में इस टाइप के कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस आएंगे तो फिर क्या होता है, पैनिक आता है। अब लास्ट 1 मंथ में एफआई ने सेलिंग की है, डिसअपॉइंटेड कॉर्पोरेट अर्निंग से पैनिक भी आया है। और तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन है, ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत अनसर्टेनिटी है अभी ड्यू टू वॉर, और भी अदर कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे अभी यूएस में इलेक्शन भी है। यूएस, हम सबको पता है कि यूएस इकोनॉमिकली सुपर पावर है, राइट, उसके हर एक डिसीजन पे पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट आता है, राइट। दो बिल्कुल अलग टाइप के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वहां पर, राइट। नॉर्मली हमारा इंडियन मार्केट चाहता है, जितना हमने लोगों से बात की, एनालिस्ट से बात की है, कि ट्रम्प आए। कमला हैरिस शायद उतना प्रो इंडियन नहीं है, राइट। सो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज पिछले 1 महीने में जो वहां पे यूएस में चल रहा है, जो डिबेट्स हो रहे हैं, कोई क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है। कभी कमला हैरिस आगे होती, कभी ट्रम्प आगे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिकॉज हमारे यहाँ पर इंडिया में जो मेजर एफआई है वो यूएस से आता है। अगर यूएस इकोनॉमी में, यूएस पॉलिटिक्स की साइड से कुछ भी अनसर्टेन इवेंट आता है, थोड़ा अनसर्टेनिटी
फिर इस टाइप पे इमर्जिंग मार्केट्स में आती है तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए भी सेलिंग करते हैं। राइट। तो एक ये और बहुत बड़ा रीज़न है। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो ग्लोबल सिनेरियो अभी चल रहा है, वॉर से रिलेटेड लेके मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, इसमें हमेशा एक हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है कि क्रूड प्राइसेस कहाँ जाएंगे। हाँ, इंडिया 70% क्रूड मिडिल ईस्ट से खरीदता है। आई थिंक मैं कम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा। करो। अगर ये 70 और 80% क्रूड की सप्लाई पर कोई प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, तो जो हमारे बजट में फिस्कल डेफिसिट का एस्टीमेट है वो सडनली बढ़ जाए। और फिस्कल डेफिसिट बढ़ना इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसके लिए फिर हमें, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें फिर एक्सटर्नल लैंडिंग करनी पड़ेगी, लोन्स लेने पड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं फिर टैक्स बर्डन डालेगा हमारे ऊपर, इन्फ्लेशन का बर्डन आएगा हमारे ऊपर। आपको पता है कि क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सप्लाई चेन के लिए, और कहीं पर भी क्रूड का शॉर्टेज आता है या क्रूड के प्राइजेस आते हैं, सो उससे सप्लाई चेन महंगी होती है, उससे इन्फ्लेशन ऊपर आता है, और जैसे ही इन्फ्लेशन ऊपर आता है फिर हमारे पास एक और टेंशन हो जाएगी कि जो रेट कट की साइकिल अभी स्टार्ट हुई है थोड़ी बहुत, ये कहीं फिर से रिवर्स ना हो जाए। ठीक है, अभी ग्लोबली रेट बढ़ाए जा रहे थे सारे, आप सेंट्रल बैंक्स में देखे होंगे रेट बढ़ रहे थे। पहली बार अभी रेट कट की साइकिल स्टार्ट हुई है। हिस्टोरिकल हमने देखा है कि जब पहला रेट इंक्रीज हो, मार्केट उस टाइम हाई लगाता है, और जब पहला रेट कट होता है मार्केट उस टाइम पे नया बुल रन स्टार्ट करता है। बट ये प्रॉब्लम ये है कि रेट कट स्टार्ट तो हो गया है, बट इन्वेस्टर्स को या बड़े ट्रेडर्स को या बड़े इन्वेस्टर्स को ना उस पर अभी उतना कन्विक्शन आ नहीं रहा है कि ये कब तक चलेगा। अगर यहाँ पर अगर क्लियर पिक्चर होती ना कि रेट कट की साइकिल स्टार्ट हो गई है, तो आप यहाँ पे मार्केट में एक और बड़ी रैली देख सकते थे। बट रेट कट की साइकिल स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मेरे से कई लोगों ने पूछा था कि प्रदीप जी ये तो होता है कि हमने कई जगह सुना है कि रेट कट, जब पहला रेट कट हो तो मार्केट फिर बुल रन में, नए बुल रन में एंटर करता है, बट इस बार क्यों हो रहा है ऐसा? इस बार दिक्कत ये है कि इस रेट कट की साइकिल पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, तो ये चलेगी कि नहीं चलेगी। हो सकता है ये जो इश्यूज हैं अगले 1-2 महीने तक और रहें, और क्लियर पिक्चर शायद नवंबर एंड या फिर दिसंबर मिड में हमारे सामने होगी। तो तब तक आपको थोड़ा सावधानी से काम करना है, और मेरा एक सजेशन रहेगा स्पेशली रिटेल ट्रेडर के लिए कि लिवरेज पे काम ना करें। अब जो लोग फंस गए हैं, हम उनका लिए कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ ये उनके लिए एक लेसन है कि लिवरेज, ओवर बॉट मार्केट में लिवरेज बहुत रिस्की होता है। और मेरा पर्सनल व्यू तो ये होता है कि आपको किसी भी मार्केट में लिवरेज नहीं करना है, क्योंकि लिवरेज सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी ट्रेडिंग का। जहाँ पे जितना पैसा आ गई, बिल्कुल ग्रीड में आप उतना मत जाओ ना, आप पे जितना पैसा है आप उतना करो, आप कभी फंसोगे नहीं मार्केट में। क्योंकि अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं पर्सनली अपना बोलूँ ना, तो मुझे ये जो करेक्शन है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। मैं अपने सारे इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट्स में भी यही है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसमें पैनिक नहीं करना है। बट अब जो लोग लिवरेज के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनके लिए तो कोई हमारे पास ओपिनियन ही नहीं है कि क्या कर सकते हैं। जितना जल्दी लॉस बुक कर सकें, जितना सेफली। राइट, मैं वही बोलता हूँ ना, स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और लिवरेज में हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपको कब रुकना है, और ये जो कब रुकना है ना, इसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। जिद मार्केट में नहीं करनी है। एक और मार्केट में बहुत बड़ा मिथ है, मैं सीरियसली अभी नए ट्रेडर्स को बोलना चाहूंगा, और मैं कई लोगों को मैंने देखा है, मेरे कई नोन लोग हैं जो नौकरी छोड़ के मार्केट में एंटर कर रहे हैं। देखिए मैं इस मार्केट में 17 साल से हूँ, मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने कुछ नया सीखा, मुझे आज भी लगता है कि मैंने ये गलती की है। तो हाँ, अगर आपको मार्केट में करियर बनाना है तो वो एक अलग चीज है, ठीक है, बट आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अपना मेन बिजनेस छोड़कर मार्केट में एंटर कर रहे हैं, और वो भी आपने जो 3-4 साल 5 साल या 1-2, कई लोगों को तो मैंने देखा है अभी जो 6-7 महीने का रन अप आया था, उसमें उनको लगने लगा था कि मैं मास्टर बन गया। हाँ, ये चीज हुई ये है। बहुत रिस्की है। मैं 17 साल में मास्टर नहीं बना हूं, मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे बहुत सीनियर लोग हैं जो हर्षद मेहता के टाइम से काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि प्रदीप हमें भी आज भी कुछ नया सीखने मिलता है, क्योंकि मार्केट का एक पैटर्न है, टेक्निकल चार्टिंग हम बोलते हैं ना, जब कोई चार्ट का पैटर्न हिट होने लगता है ना,
तो जो बड़ा ट्रेडर है वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, उसको पता है कि इस पैटर्न पर लोग बाय करने आएंगे या सेल करने कर आएंगे, वो उस पैटर्न पे अपनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करता है या फिर अपना स्टॉक छोड़ देता है। तो कभी भी जो पैटर्न बहुत नॉर्मल हो जाता है ना, उस पैटर्न से तो दूर ही रहना चाहिए। तो प्रॉब्लम यही हो रही है, लोग छोटा थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर या उनके कुछ 5-6 महीने का 1 साल के एक्सपीरियंस अच्छे रहे हैं, उसको देखकर सीधा अपना सारा पैसा मार्केट में डाल रहे हैं या जॉब छोड़ रहे हैं। बहुत रिस्की है, प्लीज ऐसा नहीं करो। मतलब ये आपके लिए, आपको लाइफ लॉन्ग ये डिसीजन आपको परेशान करेगा। राइट। सो आई थिंक ये 4-5 रीजन थे जो मुझे लग रहे थे कि ये है मार्केट में। अब और भी नए रीजन निकल सकते हैं। मैंने बोला कि मार्केट का कोई भी सर्टेन इवेंट नहीं होता, सर्टेन रीजन नहीं होता है, बट एज पर माय व्यू ये कुछ मेजर रीजन है। और भी कई रीजन हो सकते हैं। हाँ सर, इन चीज़ों से मेरे को भी आज बहुत हेल्प मिली, क्योंकि वो होता है ना, किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं आप। राइट। तो सर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने इस साल देखा है गोल्ड ने आग लगा रखी है। बिल्कुल। अब इतना रिटर्न इसने पिछले 5 सालों में नहीं दिया था जितना इस साल ये भागा है सिंगल साइड। तो इसके पीछे ना लोगों को एक डर क्रिएट हो रहा है अब धीरे धीरे, और कितना भागेगा? देखिए, डर तो नहीं है, गोल्ड में फोमो चल रहा है। फोमो आप समझते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, गोल्ड के भागने का एक सबसे बड़ा रीजन इस टाइम पे है डी डॉलराइजेशन। ये आपने वर्ड अभी कुछ दिन से सुना होगा कि ये डी डॉलराइजेशन है क्या। गोल्ड की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं 2020 से। ठीक है। 2020 में कोविड के बाद से सडनली आपने देखा होगा कि ये न्यूज मार्केट में आया कि रशिया और चाइना बहुत गोल्ड बाय कर रहे हैं। हाँ। जब भी आप पूरे हिस्टोरिकल उठा के देखिए, जब भी कोई कंट्री या किसी पर्टिकुलर रीजन में गोल्ड की बाइंग होती है, वो एक खतरे का सिग्नल होता है। राइट। और कई उस टाइम पे एक्सपर्ट ने बोला भी था कि रशिया गोल्ड इतना क्यों बाय कर रहा है, चाइना क्यों इतना गोल्ड बाय कर रहा है। ठीक है, क्या ये लोग, क्योंकि उस टाइम पे कर क्या रहे थे कि अपना फॉरेन रिजर्व है जो है ना, वो डॉलर से हटाकर गोल्ड में मूव कर रहे थे कि मतलब गोल्ड को, डॉलर को मार्केट में बेच रहे थे और गोल्ड खरीद रहे थे। तो ये वहां पे सिग्नल था। तो आपने रिजल्ट क्या देखा, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। ये एक वेल प्लान अटैक था। उन्होंने पहले अपने आप को प्रिपेयर किया, अपना डॉलर मार्केट में उतार के गोल्ड लाया। गोल्ड जिसकी वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है कि जिसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा। और उस गोल्ड का ये भी नहीं है कि किस कंट्री से आया। फिजिकल गोल्ड आप कहीं भी लेके जाओगे तो आपसे मतलब ग्लोबल लेवल पे कोई पूछने वाला नहीं कि किस कंट्री का गोल्ड है। गोल्ड मतलब गोल्ड होता है, राइट। सो ये स्टोरी वहां से स्टार्ट हुई। उस टाइम पे गोल्ड आई थिंक वहां से ऑलमोस्ट 150 टाइम गोल्ड, 1.5 टाइम गोल्ड भाग चुका है। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो ट्रेंड स्टार्ट हो गया, पहले रशिया ने स्टार्ट किया, फिर यूएस, फिर चाइना ने डॉलर बेच के गोल्ड बाइंग चालू की, इंडिया ने भी किया, साउथ अफ्रीका ने भी किया, ब्राजील ने किया, इवन यूएस ने किया। अपने रिजर्व में बहुत ज्यादा गोल्ड इन्होंने कंटिन्यूअसली, ग्लोबली जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने गोल्ड की बाइंग चालू की। अब यहाँ से एक हिट चालू हुआ। देखिए, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, अगर जो ट्रेडर है वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि एक ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर पे जब कोई चीज भागना चालू होती है, फिर लोग जो मिस कर जाते हैं ना उस रैली को, वो लोग उसको खरीदने आते हैं। ठीक है, 2022-23 का में अगर आप देखोगे तो आई थिंक, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे मोटा मोटा याद है, मोर देन 820 टन गोल्ड चाइना के रिटेल ने बाय किया। और इंडिया के रिटेल ने अप्रोक्सीमेट 750 टन गोल्ड बाय किया। और लगभग 200 या 250 टन के करीब सऊदी के रिटेल ने गोल्ड बाय किया है, और इतना ही कुछ यूएस के रिटेल ने गोल्ड बाय किया। तो फिर क्या हुआ, रिटेल का इंटरेस्ट आया, राइट। अब हुआ का ये 2022-23 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 20-21 में सेंट्रल बैंक ने एंट्री की। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि जब हम इसको एग्जांपल लेते हैं, अगर जो लोग स्टॉक समझते हैं या फिर फॉरेक्स समझते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के मॉडल को, कि कोई स्टॉक भाग रहा है या कोई कमोडिटी भाग रही है, उसमें एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट दिया। उस ब्रेकआउट पे फोमो आया। ठीक है, फोमो में क्या हुआ कि जो लोग बचे हुए थे उन्होंने भी बाइंग स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ है कि सप्लाई लिमिटेड है, बट हर दूसरा बंदा गोल्ड खरीदना चाहता है, राइट। सेंट्रल बैंक तो खरीद ही रही है, और वहां पर भी फिर ये नया वॉर एंटर हुआ मार्केट में कि मिडिल ईस्ट वाला टेंशन। ठीक है,
ईरान ने स्टार्ट कर दिया पिंचिंग करना इजराइल को, राइट। सो ये स्टोरी चलती रही, अटैक 1 साल बाद हुआ, राइट। इन दोनों के बीच में चलता रहा कि हाँ आज अटैक होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये कंडीशन में थोड़ा मिडिल ईस्ट में भी टेंशन आना चालू हो गया। उस टेंशन से क्या हुआ, अच्छा रशिया और यूक्रेन ऑलरेडी लड़ रहे थे, वहां पे भी एक सप्लाई चेन का एक बड़ा क्रंच आ रहा था, तो क्रूड भाग रहा था। क्रूड भागने से डॉलर का इंडेक्स 104 105 के ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोबली लोगों को रिस्क लगने लगा, रिस्क ऑफ हुआ ग्लोबली। तो कई इन्वेस्टर्स ने, कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने क्या हुआ, अपने पैसे को रिस्क एसेट से निकाल के गोल्ड में एंट्री करना चालू कर दिया। उस टाइम पे क्या हुआ, 2022 से लेके अभी 2024, इस पिछले 2 साल में हर कोई गोल्ड बाय कर रहा है, हर किसी को रिस्क लग रहा है। कोई वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है, कोई न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहा है। अब जब ऐसी अनसर्टेन कंडीशन आती है तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता एक्सेप्ट गोल्ड। उनको सिर्फ एक चीज दिखती है कि भाई गोल्ड बाय करो। मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा यहाँ पर। यूएस में ना एक रिटेल कंपनी है कॉस्टको, ओके। कॉस्टको ने पिछले 2 साल में हिस्टोरिकल गोल्ड कॉइन की सेल बुक की है, ओके। कंटिन्यूसली डिमांड है। ये डेटा आपको मिल जाएगा, कोई भी नॉर्मल वेबसाइट पे डेटा मिल जाएगा। ये डेटा हम अपनी स्क्रीन पे भी लगा देंगे व्यूअर्स के लिए। ये मैं आपको ये डेटा लगा दूंगा, राइट। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर, अब सेकंड प्रोडक्शन आपको ये पता है, रिटेल लेवल पर इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, आफ्टर चाइना। चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है। अभी क्या हुआ है चाइना में, हाँ पिछले 1 साल में चाइना में स्लो डाउन आया है गोल्ड के प्राइसेस में नहीं, गोल्ड की डिमांड में। बीच में एक न्यूज भी निकाली थी उन्होंने कि चाइना थोड़ा पॉज कर रहा है गोल्ड बाइंग को, राइट। गोल्ड बाइंग नहीं, उनका सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रहा है, बट रिटेल लेवल पे अब क्या हुआ कि उनको स्टॉक मार्केट सस्ते लग रहे हैं और अब इतना गोल्ड महंगा भी हो गया है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब वो स्टॉक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो चाइना में तो लास्ट 1 ईयर में 11.18% का डिक्लाइन है गोल्ड की डिमांड में, बट इंडिया में ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इवन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में, ये आपको डेटा मिल जाएगा गूगल पे, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जो उसका प्रोजेक्शन था इंडिया FY 24-25 में 750 टन गोल्ड बाय करेगा कंज्यूमर रिटेल साइड, उसने अपना प्रोजेक्शन को 850 टन तक बढ़ा दिया है। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन अभी आप देख भी रहे होगे। और ऊपर से अभी जो रिसेंट बजट में कस्टम ड्यूटी पर कट हुआ है, उसमें भी एक बड़ा ट्रिगर हुआ है। अब जब कोई चीज भागने लगती है तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। ये रिटेल मेंटलिटी है, ठीक है। अब लोग बोल तो रहे हैं कि भाई गोल्ड इतना महंगा हो गया कि हमारी बस से, हमारे हाथों से निकल रहा है, गरीब के बस का गोल्ड बचा नहीं, बट वही गरीब गोल्ड के कॉइन बाय कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड आने से लोगों को एक अप्रोच मिल रही और है इजी हो गया है, मैं 1000 रुपए का भी 10,000 का भी गोल्ड बाय कर सकता हूँ। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ग्लोबली, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। आप यूएस में जाएंगे, यूएस में गोल्ड, जैसे हमारे इंडिया में गोल्ड 20 है, ऐसे यूएस में भी कई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, हिस्टोरिकल डिमांड है वहाँ पे। हर कोई गोल्ड बाय करना चाहता है। गोल्ड में टेक्निकल ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आ रहे हैं, राइट। लोगों को जब लगता है कि बहुत हो गया है, वहां पे और बाइंग आ जाती है। स्टॉक में या फिर कमोडिटी में या टेक्निकल में कोई हाई नहीं पकड़ सकता है, कोई लो नहीं पकड़ सकता है, राइट। और गोल्ड तो एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बढ़नी है। तो लोगों को एक उसको बोलते हैं ना, एक शेल्टर फील होता है गोल्ड के अंदर आके, कि अब कुछ भी हो जाए, ये क्या होगा, गोल्ड टूट जाएगा ना 10%, 2 साल बाद वापस बढ़ जाएगा। बट ये कॉन्फिडेंस लोगों का स्टॉक में नहीं आ पाता है, राइट। स्टॉक्स जरा टूटते हैं तो लोग और बेचने लगते हैं, गोल्ड टूटता है तो लोग बेचते नहीं है, ठीक है। गोल्ड टूटता है तो लोग और खरीदने लगते हैं। अभी यही हुआ ना, पहले गोल्ड 65,000 गया, वहां से 56-58 आया, वहां पे लोगों ने और बाइंग करी। जिसने 65 पे बाय किया था उसने डबल वॉल्यूम पे 58,000 पे बाय किया। अब गोल्ड एक बार फिर भाग के अप्रोक्सीमेट 77,000 से टूट के वापस 70 आया, राइट। वहां पे लोगों ने और बाय किया। तो अभी क्या है, गोल्ड में उल्टा चलता है। यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि बाय ऑन डिप। गोल्ड का एक ऐसा कमोडिटी है, एक ऐसा मार्केट है जो एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बाय ऑन डिप, ओनली बाय ऑन डिप। कोई टेंशन नहीं, कोई पैनिक नहीं है। आपका ये करेंसी है, ये मनी है, ये कभी भी आप बेच के पैसा कर सकते हैं। तो गोल्ड की ग्लोबली हर लेवल पे बहुत डिमांड है, और ये एक्चुअल में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये डिमांड कहाँ रुकेगी। सही है, ये अभी और कितना जाएगा।
हो सकता है गोल्ड ओवर वैल्यू हो सकता है ये अपने एक्चुअल वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा ऊपर चल रहा हो। गोल्ड में कई बार ऐसा हुआ है कि ओवर वैल्यू गोल्ड ना कई सालों तक एक ही प्राइस पे चला रहता है, चला बट वो होता है, टूटता नहीं है। टूटता गोल्ड में आपने ये बहुत कम टाइम पे देखा होगा कि गोल्ड ने कोई बहुत बड़ा करेक्शन दिया है। करेक्शन लिया। गोल्ड का करेक्शन होता है टाइम करेक्शन, कि वो एक प्राइस Right. पे कई सालों तक रुका रहता है। तो इसलिए लोगों को गोल्ड में बहुत सेफ्टी लगती है, वो एक उनके लिए एक शेल्टर है। जब ना मार्केट में रिस्क के ओले गिर रहे हो ना, तो वो एक शेल्टर है, गोल्ड उसके नीचे जाके आप छुप जाओ। सही है। ठीक है, तो नॉर्मली लोगों ने पैसा भी बहुत कमाया हुआ, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लोगों पे बहुत है, तो वो पैसा भी अब गोल्ड भी इसकी साइड मूव कर रहा है। तो ये 2-3 बड़े रीजन है। और आई थिंक गोल्ड में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई बड़ा क्रैश आने वाला है, नॉर्मल चलता रहता है, नॉर्मल करेक्शन छोटे मोटे हाँ, चलते बट अब आप ये बोलोगे कि मैं कंपैरिजन वाइज अब आगे 5 साल में क्या होगा, तो आई थिंक स्टॉक मार्केट ज्यादा बेटर, हाँ, बिकॉज ऑलरेडी करेक्टेड मार्केट है। थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है, हम करेक्शन को और बुल रन को टाइम नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, जो इन्वेस्टर है उसको कोई टेंशन नहीं लेना। मैं बहुत बुलिश हूँ इंडिया की स्टोरी पर। अगले 5 साल आप अपनी लाइफ याद रखने वाले हो। सर इंडिया पे तो विश्वास होना ही चाहिए, सारी चीजें मेक इन इंडिया हो रही हैं आज की डेट में। राइट। तो थैंक यू सो मच प्रदीप सर। होपफुली आपके इस पॉडकास्ट से हमारी ऑडियंस के काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे, एंड हम आगे भी ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे जो डेली मार्केट बेसिस होंगे, क्योंकि क्या है आजकल लोगों को शॉर्ट टर्म की नॉलेज ज़्यादा चाहिए कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। उनको 6 महीने साल भर बाद की उतनी टेंशन नहीं है। तो होपफुली हम उतनी नॉलेज प्रोवाइड करवा पाएंगे। बिल्कुल। तो जल्दी आपसे वापसी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।